हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट किए थे उसको कंटिन्यू करते हैं। और इसके आगे हम लोग देख चुके थे रिस्पायरेटरी सिस्टम तक। नेक्स्ट हम लोग को एक्सक्रीटरी सिस्टम कवर करना था। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन जैसे रिमूवल ऑफ, इसका फंक्शन क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। मेन इसका फंक्शन यही होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने की ही प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। और इसमें मेन आर्गन कौन कौन सा काम करता है, जैसे किडनी हो गया, यूटेरस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब के एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो चलिए एक एक का हम लोग डिटेल में देखते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए किडनी जो होता है ये मेन एक्सक्रीटरी आर्गन है और फिल्टर ब्लड टू फॉर्म यूरिन। और ये ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और फंक्शनल यूनिट इसकी क्या है, किडनी की नेफ्रॉन है। ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, सोच लीजिए। और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा, सिलेक्शन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा होता है यूरिन का फॉर्मेशन। यूरेटर क्या होता है, ये मूत्रवाहिनी होती है जिसे ट्यूब कैरिंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। एक ट्यूब लाइक वो होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कैरिंग, जो यूरिन को लाता है किडनी से ब्लैडर के था। यूरेटर के थ्रू ही जो यूरिन है किडनी से ब्लैडर की ओर जा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है मीन्स। यूरिनरी ब्लैडर देखिए, ये स्टोर यूरिन टेम्परली। जो मूत्राशय होता है उसमें यूरिन टेम्परली मतलब अस्थायी रूप से स्टोर रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरेथ्रा जो होता है उसके थ्रू, ट्यूब फॉर एक्सप्लेनिंग यूरिन, जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू यूरिन बाहर निकाला जाता है। अदर एक्सक्रीटरी आर्गन बहुत सारे हैं, जैसे स्किन से स्वीट पसीने का निकलना, लंग्स CO2 निकलना, लीवर से यूरिया और बिलिरुबिन इन सब का निकलना, ये सब भी एक्सक्रीशन का ही काम करते हैं। ये भी एक्सक्रीशन के ही आर्गन हैं। यूरिन में क्या क्या होता है, इसमें मेन कंपोजिशन क्या होता है, 95% वाटर होता है, 2.7% यूरिया होती है, साल्ट, यूरिक एसिड, येलो कलर ड्यू टू यूरोक्रोम। जो यूरिन का कलर येलो होता है क्यों होता है, यूरोक्रोम जो पिगमेंट होता है उसी के कारण होता है। फ्रॉम हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन, और जो ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन में भी ये हेल्प करता है। इसका पीएच यूरिन का कितना होता है, 6.0, ये एसिडिक होता है। आप देखे होंगे यूरिया की जैसे स्मेल करता है यूरिन। और किडनी स्टोन फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम ऑक्सलेट। जो किडनी में स्टोन बनता है, किडनी में पत्थर बनता है, वो किस चीज़ का होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बनता है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो बॉडी के कंट्रोल है और उसका कोऑर्डिनेशन है वो किसके थ्रू करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा। जैसे न्यूरॉन क्या है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। डिवीजन, इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व एक्सटेंडिंग फ्रॉम CNS। जैसे क्रेनियल नर्व 12 पेयर है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर फ्रॉम स्पाइनल कार्ड से, और जो क्रेनियल नर्व होती है वो 12 पेयर जोड़ी में होती है ब्रेन में से जो आती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। जो ब्रेन है वो किसके द्वारा, स्कल जो बना होता है वो उसे क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम से प्रोटेक्शन इसका होता है। मेनिंजेस एंड 3 लेयर ड्यूरामीटर एंड एथनॉइड एंड पैरामीटर। जो मेनिंजिस होता है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ड्यूरामीटर, मेनिन और ये एरेक्नॉइड और पाईमीटर होता है। एवरेज वेट कितना होता है ब्रेन का, 1400 ग्राम का। फोर ब्रेन देखते हैं, फोर ब्रेन, सेरिब्रम थैलमस हाइपोथैलमस, 3 पार्ट इसका होता है फोर ब्रेन का।
जिसमें लार्जेस्ट पार्ट यही होता है सेरिब्रम, और सेंटर फॉर इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का केंद्र भी यही होता है। मेमोरी, रीजनिंग और किसी भी चीज़ को याद करना, रीजनिंग, तर्क करना, कॉन्सिनेंस, सचेतन, चेतना और सेंसेस, बुद्धि, ये सब किस में आते हैं? सेरिब्रम के थ्रू ही होता है। थैलेमस में क्या होता है? रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये रिले सेंटर है फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंसेस हमारे काम करते हैं, उस वो थैलेमस के द्वारा उसका इंफॉर्मेशन को ये कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, लाइक हंगर, थर्स्ट, इमोशन। मास्टर ऑफ ग्लैंड भी इसे कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस के। और ये क्या क्या करता है? ये बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हंगर, थर्स्ट, इमोशन को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, जो हेड का रिफ्लेक्स मूवमेंट उसे कंट्रोल करता है। नेक और आइज का कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट है हिंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या होता है? सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? इसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। देखिए सेरिबेरम और सेरिबेलम, इसमें सब कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। ये फोर ब्रेन के अंदर आता है, ये हिंड ब्रेन के अंदर आता है, फर्स्ट ब्रेन के अंतर्गत। जैसे ये कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस करता है, पोस्चर को, जैसे कोई चीज़ खड़ा है या फिर बैठे है उसके पोस्चर को ये मेंटेन करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, ये जो ऐच्छिक मूवमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करता है। अफेक्टेड बाय अल्कोहल, और अल्कोहल जो पी लेते हैं तो यही सेरिब्रेलम अफेक्ट होता है। देखते नहीं है सब लोग गिरते पड़ते रहते हैं, अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे एक जगह खड़े नहीं हो पाते, गिरते रहते हैं, जो अल्कोहल ड्रिंक किए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सेरिब्रेलम अफेक्ट हो जाता है, इसी कारण वो बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, कहीं न कहीं लुढ़क जाते हैं। और पोन्स 2 होता है, रिले स्टेशन होता है, हेल्प रेगुलेट ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या करता है? कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्सेस, ये अनैच्छिक एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट अनैच्छिक है, ब्रीदिंग अनैच्छिक है, स्वेलिंग और वोमिटिंग, ये सब अन इनवॉलंटरी एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है। जैसे आप हार्ट बीट को तो अपने कंट्रोल से रोक नहीं सकते, वो हमेशा चलता रहेगा। ब्रीदिंग को भी आप कंट्रोल काफ़ी देर तक नहीं कर सकते हैं, वो भी अनैच्छिक क्रिया है। तो ये सब मेड्यूला ऑब्लांगेटा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या है? कनेक्ट ब्रेन टू पीनस, ये कनेक्ट करता है ब्रेन को किससे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। एंड सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, और ये रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर होता है, लाइक पुलिंग हेड अवे फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं तो अपने हाथ को, आपका हाथ तुरंत हट जाता है। ये कौन सा ब्रेन को कौन ये सिग्नल देता है? ये स्पाइनल कॉर्ड। इसे ही क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कांटे पे अभी आपका पाँव पड़ेगा, तुरंत हट जाएगा, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन ही है, जो स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन को दिया जाता है। ये ब्रेन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है, जो सिग्नल भेजता है। स्केलेटल सिस्टम। अब नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। टोटल बोन्स इस एडल्ट कितने हैं? बोन्स में टोटल बोन्स एडल्ट में 206 हैं, और इन्फेंट शिशु में कितने होते हैं? 300। फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड, जो इसके बोन्स होते हैं क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं सेफ, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, अलाउ मूवमेंट को, और प्रोड्यूस ब्लड सेल, और ब्लड सेल को भी प्रोड्यूस करते हैं। इन बोन मैरो स्टोर मिनरल्स भी स्टोर करते हैं। बोन का यही सब फंक्शन होता है। डिवीजन देखिए, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल से स्केलेटन कितने होते हैं? 80 बोन्स होते हैं एक्सियल स्केलेटन में। फॉर्म्स द मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस फॉर्म करते हैं, इंक्लूड स्कल्स 29 बोन, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स, रिब्स में 24, और स्टेरनम में 1। और नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन्स होती हैं, जिसमें लिम्स एंड गर्डल होते हैं, इंक्लूड्स आर्म 60 होते हैं, लेग 60 होते हैं, पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होते हैं, पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स होते हैं। बोन्स में फीमर होती, फीमर कहाँ पे होती है? थाइस बोन, थाई की जो बोन होती है उसे फीमर बोन कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होती है। और स्टेपेज इन द मिडिल ऑफ ईयर, ये कान के बीचों बीच में होती है, जो स्मॉलेस्ट बोन होती है सबसे। टिबिया और फिबुला लोअर लेग बोन्स होती है, ये
पैर के नीचे वाले में टिबियोफिबुला निचले भाग में होती है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये आर्म्स बोन, जो ह्यूमरस होता है, रेडियल अल्ना ये भुजाओं की, हाथ की बोन्स होती हैं। क्लेविकल, क्लेविकल क्या होती है? ये कॉलर बोन होती है, ब्यूटी बोन जो हमारे गर्दन पे नहीं होती है, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन इसे कहते हैं, जो क्लेविकल होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। मन इधर उधर भटक रहा है तो कृपया इस पे लगाइए। किसी भी एग्जाम में देख लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे जैसे भी आप देख लीजिए, किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए। चलिए तो मेल सिस्टम में देख लेते हैं। मेल सिस्टम में प्राइमरी आर्गन इसका क्या होता है? टेस्टिस होता है। ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन। ये स्पर्म और टेस्टोस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। और टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक बियर्ड, दाढ़ी, डीप वॉयस, भारी वॉयस, मसल्स डेवलपमेंट, ये सब ये उसमें हेल्प करता है उसके ग्रोथ में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में क्या क्या होते हैं? जैसे प्राइमरी आर्गन इसका ओवरीज होता है, ये प्रोड्यूस करता है एग या ओवम एंड फीमेल हार्मोन्स। फीमेल हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है ओवरी, और एग और ओवम भी, एग या ओवम जो भी कहिए, प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स कौन सा रहता है? एस्ट्रोजन। ये डेवलप फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्रावित होता है ओवरी से, वो क्या करता है? फीमेल के जो विशेषताएं हैं उसको डेवलप करता है। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन प्रेगनेंसी, जो प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स का पूछा जाता है कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, ये ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। और ये मेंटेन क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स इसी कारण इसको कहते हैं। और जो एस्ट्रोजन होता है ये डेवलप करता है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक लाइक उनका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और क्या ये मोनार्की स्टार्ट हो जाता है उन लोग में। और पीरियड साइकिल जिसे बोलते हैं, ये इस हार्मोन सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूटेरस में क्या होता है? वेयर द एम्ब्रियो इम्प्लांट एंड डेवलप, यूटेरस में जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है एंड वहीं पे वो डेवलप होता है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट मीन्स, गैमिट मीन्स स्पर्म एंड फीमेल गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स और मेल गैमिट्स लाइक स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में। और ये फॉर्म किए, इसके बाद क्या बनता है? जाइगोट, स्पर्म प्लस ओवम, ये फर्टिलाइज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये टेस्टोस्टेरॉन और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, इसको याद कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से आते हैं? एक सेकेंड। सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड दैट सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो सिस्टम होता है वो डक्टलेस, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, ये सिक्रेट क्या करती है? हार्मोन्स को डायरेक्टली इन द ब्लड, ये ब्लड में डायरेक्ट हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। और ये इसमें क्या है? की ग्लैंड्स और हार्मोन्स इसमें देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी करते हैं, ये लोकेटेड इन द ब्रेन, ये ब्रेन में लोकेट होती है, दिखाई देती है। सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स, ये ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, लाइक TSH एंड ACTH। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स? इन द नेक, ये नेक में दिखाई देती है, सिचुएटेड होती है। सीक्रेट थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन का सिक्रेशन करती है, विच रेगुलेट्स, जो रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म एंड रिक्वायर आयोडीन, और रिक्वायर थायराइड, और इसको आयोडीन की आवश्यकता होती है। डिफिशियंसी, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर, ग्वाइटर रोग हो जाता है। एड्रिनल, नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का क्या मेन फंक्शन है? ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, ये किडनी के ऊपर दिखाई देती है, जैसे ये किडनी है बीम शेप की, इसके यहाँ पे
यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड शो करता है, सिचुएटेड होता है, सॉरी। इसको दो भागों में बांटा जाता है, कार्टेक्स, मेड्यूला। कार्टेक्स का क्या फंक्शन होता है? सिक्रीट कॉर्टिसोल, ये कॉर्टिसोल का सिक्रीशन करता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, और एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स और कॉर्टिसोल हार्मोन्स का कौन सा? कार्टेक्स भाग सिक्रेशन करता है। और मेड्यूला जो होता है ये सिक्रीट करता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, या लड़ो उड़ो भागो, ये नहीं कहते फाइट ओवर फ्लाइट, जैसे अभी सांप को देखकर वहाँ से तुरंत भागते हैं इंसान, हार्ट बीट तेज हो जाती है, और अभी आपके सामने शेर आ जाए तो वहाँ से भागेंगे। तो ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यही एड्रेनालिन हार्मोन्स, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइट ओवर फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। इमरजेंसी में ये रिलीज होता है। और कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला से। और एड्रेनालिन या इसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड कहते हैं इसको। इंडोक्राइन पार्ट इसका क्या है? आइसलेट ऑफ लंगर है, सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन टू कंट्रोल ब्लड शुगर, इंसुलिन डिफिशियंसी काज डायबिटीज मिलिटस। जो इंडोक्राइन ग्लैंड है पार्ट होता है पैनक्रियाज का, उसके आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं उनसे कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है? इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या करता है? कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को, और इंसुलिन की जो कमी होती है उसको। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसका तो सिक्रेशन यही करता है पैनक्रियाज के लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज मेलिटस। और नेक्स्ट है ओवरी या टेस्टिस या गोनेट्स, इसको बोल सकते हैं। ओवरी या टेस्टिस से ये सीक्रेट सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स कौन सा स्रावित करता है? ओवरीज और टेस्टिस, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और टेस्टोस्टेरॉन क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, इसको ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कैसे होता है, क्या होता है, वो देखते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो में कौन कौन से आते हैं? माइक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, प्राइम प्रोटीन, फैट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। माइक्रो मतलब जो रिक्वायर होता है लार्ज अमाउंट में, जो ज़्यादा मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, जो छोटी मात्रा में। माइक्रो मतलब छोटा, और माइक्रो मतलब बड़ा। इससे आप याद कर लीजिए, जो कम मात्रा में रिक्वायर होते हैं वो माइक्रो होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर होते हैं वो मैक्रो होते हैं। नेक्स्ट चलिए तो हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। बेसिक यूनिट इसकी ग्लूकोज, और सोर्स ये कहाँ से मिलता है? ग्रेन से, मतलब अनाज से, पोटैटो से, शुगर से। प्रोटीन क्या है? ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। और बेसिक यूनिट इसकी अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड 20 टाइप की होती हैं। रिक्वायर फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एंजाइम, हार्मोन्स। ये किसके लिए रिक्वायर होती है? ग्रोथ के लिए, और एंजाइम के लिए, रिपेयरिंग के लिए। ये सोर्सेस ही कहाँ से प्राप्त, प्रोटीन कहाँ से हमें मिलता है? पल्सेस, दाल से, मिल्क से, एग से, मीट से, सोयाबीन से। और ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? क्वाशियरकोर एंड मैरेमस डिजीज़ हो जाती है। फैट या लिपिड्स, ये स्टोर एनर्जी सोर्स है, जिसमें फैट जो होता है वो स्टोर करता है एनर्जी को। प्रोवाइड इंसुलेशन, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। बेसिक यूनिट इसकी फैटी एसिड होती है और ग्लिसरॉल होती है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? ऑयल से, घी से, बटर से, नट से। नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में ये रिक्वायर होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। विटामिन्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइटल फॉर मेटाबॉलिक रेगुलेशन। जो विटामिन्स होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और वाइटल फॉर मेटाबॉलिक रेगुलेशन। डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। फैट सॉल्युबल, ADEK कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। ये जो ADEK है ये विटामिन्स कहाँ होता है? ये बॉडी में स्टोर होता है। और वाटर सॉल्युबल, ये किस
कई बार आप लोग देखे होंगे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल, आप एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे वाटर सॉल्युबल में बी और सी है जो वाटर सॉल्युबल है, और फैट में उसके बाद जो भी बचा है वो सब फैट सॉल्युबल है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। और मिनरल्स, मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट है फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जो वेरियस बॉडी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल कैल्शियम बोन्स, कैल्शियम बोन्स में पाया जाता है, आयरन, हीमोग्लोबिन, मिनरल्स और आयोडीन में थायरॉक्सिन, सोडियम जो है वो नर्व फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो चलिए अब लोग हम विटामिन देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। विटामिन केमिकल नेम, डेफिशिएंसी, डिजीज और उसका सिम्टम देखेंगे। तो चलिए हम लोग विटामिन से देखते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है, और इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे जीरोथैल्मिया भी कहते हैं। इसके सिम्टम क्या है? डिफ़िकल्टी सीइंग इन द डीम लाइट, ड्राई आइज, आँखें ड्राई हो जाती है, और सीइंग इन द डीम लाइट, और डीम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है। बी1 का केमिकल नेम है थायमिन, जिसकी कमी से क्या होते हैं? वेरी वेरी नर्व्स एंड हार्ट प्रॉब्लम इसमें होती है, वीकनेस हो जाती है। बी2 से क्या है? राइबोफ्लेविन, इसका केमिकल नेम है बी2 का रिबो एराइबोफ्लेवोनोसिस, हो जाता है क्रैक्स एट माउथ कार्नर्स, सोर टंग हो जाती है, जो टंग्स हो जाती है उसका खट्टा सोर हो जाता है स्वाद, और क्रैक माउथ कॉर्नर, जो माउथ के कॉर्नर में क्रैक्स बन जाते हैं। बी3 की कमी से क्या? बी3 का केमिकल नेम है नियासिन, इसी कमी से पेलेग्रा हो जाता है, पेलेग्रा हो जाता है, और इसके सिम्टम क्या है? 4D डायरिया एंड डर्मेटिस। 4D का मतलब है डायरिया, डर्मेटिस, डिमेंशिया, डेथ, ये सब काज इसका सिम्टम है। B9 का केमिकल नेम फोलिक एसिड होता है, ये मेटाब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है, फॉटिग, वीकनेस, बर्थ डिफेक्ट करता है। B12 कोबालामिन, परनीसियस एनीमिया इसमें हो जाता है, इसमें नर्व्स जो होती है डैमेज हो जाती है। फॉटिग कंटेन कोबाल्ट, घातक बीमारी हो जाती है जो कोबाल्ट कंटेनिंग से होती है। विटामिन सी का स्कारबिक एसिड, इसका केमिकल नेम है, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े से खून आना। स्लो वाउंड हीलिंग, जो जो चोट वोट लगी रहती है उस बहुत धीरे से, बहुत स्लोली ठीक होता है, हीलिंग मतलब अच्छा होता है। ये विटामिन सी की कमी। अब विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, और रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टिमलेशिया बड़ों में हो जाता है विटामिन डी की कमी से, और वीक, सॉफ्ट और डिफॉर्म बोन हो जाता है। विटामिन ए का केमिकल नाम टोकोफेरॉल है। इनफर्टिलिटी स्किन, जो विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? इनफर्टिलिटी, स्किन इशू हो जाती है, मसल्स वीकनेस हो जाती है, आल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को क्या ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के फाइलोक्विनोन, इसका केमिकल नेम है, इसी कमी से हेमरेज हो जाता है, फेलर ऑफ ब्लड क्लॉट, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है विटामिन की जो कमी हो जाती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ था? उद्विकास ऑफ जीवन का उद्विकास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अर्थ फार्मेशन, अर्थ का फार्मेशन 4.54 बिलियन ईयर एगो हुई थी फ्रॉम द सोलर नेब्यूला। नेब्यूला जो सोलर नेब्यूलर हाइपोथेसिस के थ्रू क्या हुआ था? अर्थ का फार्मेशन हुआ था 4.54 बिलियन ईयर एगो, इतने साल पहले। ओपेरिन हेल्डेन थियरी, ओपेरिन हेल्डेन थियरी क्या थी? मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, ये बहुत ही एक्सेप्टेड थियरी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, स्टेट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्ली अर्थ वाया फिजिको केमिकल प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इनका कहना था कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है फिजियो केमिकल प्रोसेस के थ्रू, फ्रॉम नॉन लिविंग निर्जीव जो मैटर थे उनसे फिजियो केमिकल प्रोसेस के थ्रू लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, जिसे ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। केमिकल इवोल्यूशन मीन्स ए बायोजेनेसिस, जैसे एटम से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, एटम्स था फिर उसे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, लाइक H2O, अमोनिया वर लाइकली फर्स्ट, पहले ये बने फिर उसके बाद
इनऑर्गेनिक बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने लाइक शुगर, अमीनो एसिड, फिर कॉम्प्लेक्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने, फिर उससे फर्स्ट लिविंग सेल बनी। ये किसका कहना था? ओपेरिन हेल्डेन थियरी, जो ओपेरिन दी हेल्डेन थियरी दी, उनका ये कहना था कि इसके थ्रू लाइफ का ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट है अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर, ए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। Early Earth atmosphere, a reducing atmosphere rich in methane and ammonia, water vapor, hydrogen but lacks free oxygen। इनके थ्रू बना लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी थी। प्रीबायोटिक सोप, प्रीबायोटिक सोप क्या थी? हॉट डाइल्यूट सोप थी। टर्म बाय हेल्डेन फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन अर्ली ओशियन फ्रॉम विच लाइफ इज बिलीव टू हैव अपीयर्ड। नेक्स्ट है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट 1953 में इन्होंने किया था। इन्होंने क्या कहा था? डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक अमीनो एसिड कुड बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर मेथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन इन 2:1:2 की रेशियो में अंडर स्टिमुलेटेड अर्ली अर्थ कंडीशन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो कुड बी सिंथेसाइज, वो सिंथेसाइज किए किससे? इनऑर्गेनिक मैटर से लाइक मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, किसके रेशियो में? 1:1:2 के रेशियो में एंड अर्ली अर्थ कंडीशन अकॉर्डिंग, ऐसे उनके अकॉर्डिंग ऐसे लाइफ की उत्पत्ति हुई थी। फर्स्ट लाइफ फॉर्म appeared 4 billion year ago. First were membrane bound prokaryote and 3.8 billion year ago initially heterotrophs, later evolving in autotrophs like modern blue green algae। मतलब अलग अलग सबका मत है। फर्स्ट लाइफ फॉर्म इनका कहना है कि मेम्ब्रेन बाउंड पहले प्रोकैरियोट्स बने, फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स बने जिन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते थे, फिर लेटर इन्वॉल्विंग इनटू, फिर ये ऑटोट्रॉप्स में इन्वॉल्व हो गए लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी पहले फॉर्मेशन हुआ। फिर यूकैरियोटिक सेल में क्या होता था? इनमें इवॉल्व 2 बिलियन ईयर एगो यूकैरियोटिक सेल हुआ लीडिंग टू ऑल हायर ऑर्गेनिज्म, जो सभी उच्च जीवों में पाया गया यूकैरियोटिक सेल। लाइमार्किज्म थी, वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब से हमारा हम लोग का स्टार्ट होता है। जैसे लाइमार्किज्म, इन्हें थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, इन्होंने थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर को लैमार्क जी ने दिया था। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। लैमार्क प्रपोज्ड इवोल्यूशन, लैमार्क ने जो इवोल्यूशन प्रपोज किया वो ड्रिवन बाय एन इनरवर्ड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उनका कहना था जिस ऑर्गन का आप यूज करेंगे, डिसयूज जिसका यूज करेंगे वो डेवलप हो जाएगा, जिसका यूज नहीं करेगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। एंड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिक लाइफ टाइम, और जीवन भर ये प्रोसेस होता रहता था। तो इसी के थ्रू इवोल्यूशन हुआ। जैसे उन्होंने कहा जिराफ की लॉन्ग नेक, जिराफ की जो लंबी गर्दन कैसे हुई? पहले उन लोग की छोटी गर्दन हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने अपनी गर्दन को पेड़ से पत्तियां खाने के लिए हाई हाइट पर ऊंचा उठाया। तो इनकी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन थी उनमें धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और उनकी गर्दन लंबी हो गई। इनका लैमार्किज्म का कहना था। और डार्विनिज्म थ्योरी क्या थी? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इनका नेचुरल सिलेक्शन का थियरी थी। चार्ल्स डार्विन थियरी इन वन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिए थे 1859 में, जो बेस्ड थी कि किस पर? यूनिवर्सल वेरिएशन पर। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और स्ट्रगल कर रहे थे एग्जिस्टेंस के लिए, एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए, जो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने वेरिएशन के लिए और सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उसके अनुसार इनका कहना था। और म्यूटेशन थ्योरी क्या थी? प्रपोज बाय ह्यूगो डिवरीज, म्यूटेशन थ्योरी को ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। और ये क्या कहे थे? इवोल्यूशन इज जर्की प्रोसेस, इवोल्यूशन एक जर्की प्रोसेस है वेयर न्यू स्पीसीज, जहाँ नई स्पीसीज प्रजाति फॉर्म फ्रॉम सडन, जो अचानक से नई प्रजाति बनती है। लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, बड़ी और डिस्कंटिन्यूअस वेरिएशन इज कॉल्ड म्यूटेशन, उसे ही म्यूटेशन कहते हैं। आर्क्योप्टेरिस, आर्क्योप्टेरिस ए फॉसिल रिप्रेजेंटिंग ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड, आर्क्योप्टेरिस क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच दिखाता है, सजेस्टिंग बर्ड इवाल्व फ्रॉम रेप्टाइल
live in the late Jurassic period. Dinosaur, giant reptile that dominate the Mesozoic era, which divided into the Triassic, Jurassic and Cretaceous period में। और क्रो-मैग्नोन जो मैन होते हैं ये कंसीडर द लास्ट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। जो क्रो-मैग्नन मैन है उसको क्या समझा जाता है, ये लास्ट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उनकी ये लास्ट एंसेस्टर है। होमो सेपियंस सेपियंस विथ ए ब्रेन कैपेसिटी, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 1600 सीसी थी, स्लाइटली लार्जर देन द एवरेज ह्यूमन बॉडी, जो एवरेज ह्यूमन बॉडी के आज की ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा बड़ी थी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम अपनी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।